हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी 12 स्टैंडर्ड के वन शॉट लेक्चर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का पूरा चैप्टर एक बार में खत्म करने की कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में, ताकि आपको ये चैप्टर रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना आए। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और वीडियो को डाउनलोड ना करें, ये आपसे गुजारिश है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या कहता है? सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था कि भाई साहब, आपके पास जो पैसे आते हैं ना, उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो फाइनेंस के अंदर आ जाता है। और कॉर्पोरेट का मतलब होता है किसी भी तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो लोगों से पैसे ले सकती है और उसको यूज कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। या कंपनी के अंदर नई नई मशीनरीज लाना है जिसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, तो उसके लिए भी पैसे इस्तेमाल कर सकती है। तो उसमें कौन कौन से सोर्सेस से बिजनेस में पैसे आ सकते हैं? तो देयर आर टू सोर्सेस। पैसा दो तरीके से आता है, या तो कंपनी में पैसा ओन कैपिटल के थ्रू आएगा या कंपनी में पैसा बोरोड कैपिटल के थ्रू आएगा। सर, ये ओन कैपिटल क्या होता है, उसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब मेरा खुद का पैसा, ओनर का पैसा, ठीक है। नेट वर्थ, शेयर होल्डर फंड, ये सब ओन कैपिटल के नाम है। क्या क्या कहा मैंने जो जो शब्द कहे उसको अच्छे से याद रखना। अगर आप उसको नेट वर्थ बोलोगे तो भी चलेगा, अगर आप उसको शेयर होल्डर्स फंड कहोगे तो भी चलेगा, अगर आप उसको ओनर्स फंड कहना चाहते हो तो भी चलेगा। ये सब क्या है? ओन कैपिटल के नाम है। अब ये फंड होते क्या है? व्हेन द फंड्स आर कलेक्टेड बाय कंपनी, जब फंड कौन कलेक्ट करता है? कंपनी कलेक्ट करती है थ्रू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट आर कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल। यानी जब कंपनी शेयर इशू करके पैसा लेकर आती है, तो ये शेयर इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा लेकर आती है, या वो अपने कमाए गए प्रॉफिट में से एक हिस्सा साइड में निकाल कर रखना पसंद करती है, तो इस तरीके के प्रॉफिट को, इस तरीके के कैपिटल को हम ओन कैपिटल कहते हैं। और जो पर्टिकुलर पर्संस इस शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हम बदले में क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में क्या किया? निवेश किया हुआ है। मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन जैसे इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए इस कैपिटल को हम क्या कहते हैं? परमानेंट कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट। क्योंकि कंपनी इसमें किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशन नहीं रखती कि हमें पूरे लाइफ टाइम में इन्हें पैसा पे करना है। दे आर दी शेयर होल्डर आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के ओनर होते हैं वो कंपनी के मालिक है, और जो मालिक है उसको कंपनी के पैसे रिटर्न मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो बंद होने के टाइम पर सारे एसेट्स बेचने के बाद सारे लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, और अगर पैसा बचता है तो ही शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। इसीलिए ये जो ओन कैपिटल है, उस कैपिटल को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं, ठीक है। अब ओन कैपिटल के क्या क्या सोर्सेस है, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल? सबसे पहला सोर्स है बेटा शेयर्स। सबसे पहला सोर्स क्या है अपना? शेयर्स। अब सर, शेयर क्या होता है? शेयर जो होता है, इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी। टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड एज शेयर्स। कंपनी में एक शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, हिस्सेदारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्सेदारी। अगर किसी भी कंपनी को पैसे चाहिए तो उसे कैपिटल चाहिए। सिंपल, कंपनी को क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। बिजनेस में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिजनेस में जो पैसा चाहिए उसको बोलता है वो कैपिटल। अगर वो कैपिटल शेयर्स के थ्रू लेकर आए तो उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल, उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वो दोनों तरीके के कैपिटल लेकर आते तो शेयर कैपिटल। अब जो शेयर कैपिटल में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिन लोगों ने अपने अपने पैसे को कंट्रीब्यूट किया है, तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन, हर एक इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन को हम कहेंगे शेयर्स। क्योंकि टोटल शेयर कैपिटल के डिनोमिनेशंस को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में क्या किया जाता है? बदल दिया जाता है, और उसे हम क्या कहेंगे? शेयर्स कहेंगे। क्लियर? नाउ कम टू द पार्ट।
कि व्हाट इज फीचर्स। पहला फेस वैल्यू, कंपनी की डेफिनेट फेस वैल्यू होती है, कंपनी की क्या होती है, कीमत होती है। कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं उसकी एक फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू 10 रुपया हो सकती है, 25 रुपया हो सकती है, 100 रुपया हो सकती है, या इट कैन बी ग्रेटर और लेस देन मार्केट वैल्यू। ये आपके डिपेंड करता है कि मार्केट वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इट कैन बी इक्वल टू फेस वैल्यू, इट कैन बी मोर देन फेस वैल्यू, इट कैन बी लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है। अब इशू वैल्यू, इशू वैल्यू क्या होती है, इशू वैल्यू मतलब ज्यादा कम या बराबर। अगर 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 आपके कंपनी में, अगर आपके कंपनी में कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है तो उसको हम बोलेंगे पार, एट पार। अगर आपके फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू बड़ा है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एट प्रीमियम। और अगर आपके फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फेस वैल्यू बड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एट डिस्काउंट। क्या कहेंगे, एट डिस्काउंट। क्लियर। उसके बाद ओनरशिप, नेक्स्ट वाला पॉइंट है ओनरशिप। भाई साहब अगर आपने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया है, अगर आपने कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा तो यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी। आप क्या बन गए, ओनर बन गए, तो आपको ओनरशिप के सारे अधिकार मिल सकते हैं। आप कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, आप कंपनी को बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट राइट्स, राइट्स मतलब अधिकार। कंपनी को के शेयर होल्डर को क्या क्या अधिकार होता है, तो कंपनी के शेयर होल्डर को अधिकार है सबसे पहले मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का। दूसरा अधिकार है अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का। इंस्पेक्ट मतलब उसको छानबीन कर सकता है कि भाई मुझे लग रहा है कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ झुलझाल हो सकता है, तो वो उसको चेक भी कर सकता है। और डिविडेंड को रिसीव भी कर, डिविडेंड रिसीव करने का भी उसे अधिकार है। नेक्स्ट प्रूफ ऑफ टाइटल, कि भाई साहब हमें क्या मिलेगा, मैंने कंपनी में शेयर खरीदा तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई बदले में आपको डिविडेंड मिलेगा। नहीं सर मैं डिविडेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे एज अ रिटर्न तौर पर क्या सबूत है कि मैंने कंपनी में शेयर्स खरीदा है, तो इन दैट केस आपको रिटर्न में मिलेगा शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा सर शेयर सर्टिफिकेट के पास ऊपर क्या क्या लिखा होगा, कंपनी का नाम लिखा होगा, कंपनी का एड्रेस लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, आपने कितने शेयर्स खरीदे, आपकी पेड अप वैल्यू क्या, आपकी फेस वैल्यू क्या, आपने कितना शेयर पे किया, आपकी डिविडेंड का रेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी होगी। और एट द एंड कंपनी का ठप्पा भी लगा होगा। ठीक है, कॉमन सेल। नेक्स्ट सर ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी क्या सर मैं शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकता हूं। यस यू कैन, आप शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यू कैन ट्रांसफर इजीली योर शेयर्स। ठीक है। उसके बाद पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू मतलब शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड अप भी हो सकते हैं, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं। मैंने शेयर्स में, कंपनी ने बोला कि सर आपके कंपनी के शेयर्स की वैल्यू 100 रुपया है, मैंने 50 रुपया दिया, शेयर्स खरीद लिया, बाकी के 50 रुपया बाद में दूंगा, तो मैं हो गया पार्टली पेड अप। मैंने पूरा 100 रुपया दे दिया, फुल्ली पेड अप। तो शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप, शेयर्स कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप। बट याद रखना अ कंपनी कैन फॉरफिट पार्टली पेड शेयर इफ यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट इन टाइम। यानी आपने 100 रुपया मांगा, मैंने 50 दिया, बाद में आप मुझसे 50 रुपया मांग रहे हो, मैं दे ही नहीं रहा हूं, तो कंपनी मेरे वो 50 रुपए भी जब्त कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। आई होप आपको शेयर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर्स, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स के कितने तरीके होते हैं, शेयर्स के कितने तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है सर इक्विटी शेयर्स। सर इक्विटी शेयर्स कौन होता है, इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स हु डज नॉट गेट एनी प्रायोरिटी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। सर सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्या, इक्विटी शेयर्स वो शेयर होल्डर होते हैं या इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको किसी भी तरीके की प्रायोरिटी नहीं मिलती। सर किस में प्रायोरिटी नहीं मिलती माय डियर, आपको ना ही पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रायोरिटी मिलती है, ना ही आपको रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन सर ना ही मुझे डिविडेंड मिलेगा, ना ही मुझे कैपिटल मिलने की एश्योरिटी है, तो भी मैं इक्विटी में पैसा क्यों लगाऊं। अरे सर मैंने आपके कंपनी में इक्विटी शेयर्स खरीदा, अब मुझे पता डिविडेंड मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, मैं डाउटफुल में हूं। मैंने अगर आपकी कंपनी बंद हो गई तो मुझे कैपिटल रिटर्न मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, मैं अभी भी डाउटफुल हूं। तो ऐसे डाउटफुल में मैं आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाऊंगा, क्योंकि कंपनी आपको
परमानेंट होल्डर, परमानेंट शेयर होल्डर, परमानेंट ओनर डिक्लेयर करती है, क्योंकि भाई साहब आपको वोट देने का अधिकार है। और कंपनी कहती है कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में जो भी ह्यूज मार्जिन होगा यानी जो डिविडेंड होगा वो भी आपको ज्यादा मिल सकता है। सिंपल। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? परमानेंट कैपिटल, कि इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट कैपिटल, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनको पैसा रिफंड मिल सकता है। दूसरा, ट्रांसफरेबल, योर इक्विटी शेयर्स आर इजीली ट्रांसफर, आपके शेयर्स किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हो, बेच भी सकते हो या किसी को गिफ्ट दे सकते हो। नेक्स्ट, डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है ना वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट इज हायर डिविडेंड विल बी हायर, इफ द प्रॉफिट इज लोअर डिविडेंड विल बी लोअर। रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड भी टाइम पे नहीं मिलेगा, पेमेंट भी नहीं मिलेगा, रिपेमेंट भी नहीं मिलेगा, तो पैसा क्यों लगाओ? इसलिए उसको रिस्क फैक्टर बोलते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क कौन लेता है? इक्विटी शेयर लेता है। ज्यादा रिस्क तो ज्यादा रिटर्न की गारंटी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, बिजनेस को बोलते हैं ना, कंपनी को पूरा कंट्रोल करने का काम करता है, क्योंकि दे आर द रियल ओनर। उनके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो सकती है, उनके पास वोटिंग राइट है, उनके पास मीटिंग में पार्टिसिपेशन का राइट है, तो वो बिजनेस को कहीं ना कहीं कंपनी को कंट्रोल करने का अधिकार रख सकते हैं। नेक्स्ट, वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, लेस फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर होल्डर की जो फेस वैल्यू होती है ना वो बहुत ही कम होती है। यू कैन से कि 10 रुपए हो सकती है या 1 रुपया 5 रुपया जैसे भी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को जब कंपेयर करेंगे तो इक्विटी की फेस वैल्यू प्रेफरेंस की फेस वैल्यू से कम होती है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आपने भरा है, इन शॉर्ट अगर आपने कंपनी में जितना पैसा भरा है और कंपनी डूब जाती है तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ उतना ही पैसा डूबेगा। क्या कहा मैंने? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज और कंपनी लॉस में जाती है, कंपनी बंद होती है, तो आपके 10,000 रुपए ही डूबने के चांसेस होते हैं। दे कैन नॉट क्लेम इनटू योर पर्सनल असेट। नेक्स्ट, बोनस शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर मिलता है। बोनस का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कंपनी को जब एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो कंपनी क्या करती है? उस इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू करती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अंडरस्टूड? उसके बाद नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर्स के टाइप्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स, वोटिंग राइट्स एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को अगर नॉर्मल वोटिंग राइट मिल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर नॉर्मल वोटिंग राइट मिल रहा है तो वो फर्स्ट टाइप में चला जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर वो डिफरेंशियल राइट्स के साथ डिस्कस करना चाहता है, मतलब दिस राइट्स इज रिलेटेड विद द डिविडेंड और वोटिंग राइट, तो भाई साहब आपको लिमिटेड वोटिंग राइट्स है या आपको नो वोटिंग राइट। यानी अगर आप डिविडेंड के रिगार्डिंग में जा रहे हो, मुझे सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, मुझे सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, इसका मतलब आपको वोटिंग राइट मिल भी सकता है, नहीं मिलेगा। कब? जब डिविडेंड का मैटर होगा तब। आपको डिविडेंड नहीं, आपको डिविडेंड प्रॉपरली मिल रहा है तो आपको वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। मतलब आपको वोटिंग राइट मिलेगा, आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए तो इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट शेयर्स खरीदना पड़ेगा। अगर आपको वोटिंग राइट नहीं चाहिए तो आपको डिविडेंड देके भगा दिया जा सकता है। तो आप अगर पर्टिकुलर चीज पर एक रेस्ट्रिक्ट रहना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके के शेयर्स भी खरीद सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स। अभी दूसरे टाइप के शेयर्स की हम लोग बात करें, किसके? प्रेफरेंस शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स हु गेटिंग द प्रायोरिटी ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन्हें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है और उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है कि कंपनी अगर खुदा ना खास्ता बंद होती है तो कंपनी के बेचने के बाद, सारे एसेट्स बेचने के बाद उनकी लायबिलिटी पेड ऑफ करने में सबसे पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। मतलब डिबेंचर के बाद, पब्लिक डिपॉजिट के बाद, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रायोरिटी उसको मिलने वाली है। प्रेफरेंस शेयर्स को कहां प्रायोरिटी मिलेगी? 2 जगह पे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। अंडरस्टूड? नाउ
व्हाट आर द फीचर्स? फिक्स्ड डिविडेंड, यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा वो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने वाला है। प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, कि मैंने बताया कि इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रायोरिटी मिलेगी वो इक्विटी से पहले मिलने वाली है। भाई साहब आपको कोई भी वोटिंग राइट मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको डिविडेंड भी टाइम पे मिल रहा है और रिपेमेंट की भी आपको कुछ ना हद तक गारंटी है। पार वैल्यू, प्रेफरेंस होल्डर जो होता है नॉर्मली पार वैल्यू पर होता है, ठीक है। कौन सी वैल्यू? पार, मतलब आपकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या रहती है? बराबर। प्रेफरेंस इन असेट्स ओवर अपॉन लिक्विडेशन, यानी कंपनी अगर बंद होती है तो कंपनी के असेट्स बेचने के बाद पैसा मिलेगा, उस पैसे में लायबिलिटी को पेड ऑफ किया जाएगा, तो उस लायबिलिटी पेड ऑफ में आपको इक्विटी से पहले नंबर पर रखा जाता है। कन्वर्टेबिलिटी टू कॉमन स्टॉक, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स अगर चाहे तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को स्टॉक में, कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल कैसा है कि भाई साहब आपको पैसा मिलेगा रिडीम्ड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसके लिए ठीक है आपको इक्विटी से पहले प्रायोरिटी मिल रही है, तो आपका जो पैसा वो परमानेंट कैपिटल नहीं, आपका जो पैसा है वो टेम्पररी कैपिटल है। तो सर परमानेंट कैपिटल किसका हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर आप इक्विटी और प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश कर लोगे ना तो आपको ये फीचर ज्यादातर याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टूड? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला टाइप है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको 2010 में कंपनी ने को प्रॉफिट, अरे भाई साहब प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। 2011 में प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। 2012 में आपको लॉस हुआ था, आपने डिविडेंड नहीं दिया, नो डिविडेंड। 2013 में आपको लॉस हुआ, फिर भी आपने डिविडेंड नहीं दिया। 2014 में आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट है तो डिविडेंड है। अब हम लोग बात करेंगे 2014 की, क्या बोल रहा है? अगर आपने क्यूमुलेटिव किया है तो लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी आपको प्रॉफिट मेकिंग ईयर में एक्यूमुलेट करके मिलेगा। अरे समझ में आ रही है? मतलब आपको प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड नहीं देना है। कौन से केस में? नॉन क्यूमुलेटिव में। नॉन क्यूमुलेटिव क्या बोलता है? प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, लॉस है तो डिविडेंड नहीं देना है। लेकिन अगर आपने क्यूमुलेटिव खरीदा है तो लॉस मेकिंग ईयर का डिविडेंड भी आपको प्रॉफिट मेकिंग ईयर में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? यस सर। उसके बाद आ जाओ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी जब आप प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेते हो और आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उनको रिपेमेंट कर रहे हो, रिडीम्ड कर रहे हो, तो उसको रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप उसको पैसा रिडीम्ड नहीं कर रहे हो, यानी आप उसको रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, if the repayment is possible, redeemable preference shares. Repayment is not possible, irredeemable preference shares. Understood? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड? पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कंपनी आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़ बट कंपनी इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 500 करोड़, तो यहां पर कंपनी को 400 करोड़ का क्या मिला है? सरप्लस प्रॉफिट मिला है। क्या मिला है? सरप्लस। तो इस सरप्लस प्रॉफिट में अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदो, और अगर आपको इस सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा नहीं चाहिए तो आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदो। डिड यू अंडरस्टैंड? समझा? कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे, और अगर आपको सरप्लस प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं चाहिए तो आप नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीद सकते हैं। वहां पर आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देकर हटा दिया जाएगा। फिर कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, इफ योर प्रेफरेंस शेयर्स is converted into equity shares after a specific period, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, कन्वर्टेबल। एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद आपके प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट न किया जाए, नॉन कन्वर्टेबल। अंडरस्टूड? सिंपल है ना? नाउ तीसरा टाइप है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इस साल के लिए रिड्यूस्ड में है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझना जरूरी है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कंपनी के प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर हिस्सा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट,
आपने क्या किया, प्लॉग करके रखा है। सर ये प्लॉग मतलब होता है साइड में निकाल कर रखना, टू सेट बैक, आपने उसको साइड में निकाल के रखा है। सर ये साइड में निकाल कर रखने का मतलब क्या होता है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की अनकंटिजेंसीज आ जाए, फ्यूचर में किसी भी तरीके की आ जाए, अनकंटिजेंसीज आ जाए, ठीक है, तो कंटीजेंसीज आने के बाद वो पैसा आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस पैसे का इस्तेमाल आप एज अ वर्किंग कैपिटल के तौर पर भी कर सकते हो, तो ये रिटेन अर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आ जाओ। अब तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी तक आपने पढ़ा इक्विटी शेयर्स, दूसरा पढ़ा प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा पढ़ा रिटेन अर्निंग, और ये तीनों किसके अंदर आते हैं, ये तीनों आते हैं शेयर्स के अंदर। सर शेयर कहां पर आता है, ये आता है ओन्ड कैपिटल के अंदर। ओन कैपिटल, ओन कैपिटल, ओन कैपिटल क्या होता है, ओन कैपिटल का मतलब पैसा जब हमको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन अर्निंग के थ्रू आता है उसे हम लोग बोलते हैं ओन्ड कैपिटल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बोरोड कैपिटल। अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं बोरोड कैपिटल की, ठीक है। व्हेन फंड्स आर कलेक्टेड बाय अ कंपनी थ्रू डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड एज बोरोड कैपिटल। यानी जब कोई भी कंपनी डिबेंचर के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू या बैंक के थ्रू बोरो करती है पैसा, उसको हम बोरोड कैपिटल कहेंगे। इसको सर और भी नामों से जाना जाता है, इसको हम लोन फंड भी बोलते हैं, लोन कैपिटल, इसको हम ओड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे नाम से उसको जाना जाता है। नाउ द कॉन्ट्रीब्यूटर टू द बोरोड कैपिटल गेट इंटरेस्ट। भाई साहब जो भी बंदा जैसे डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम द बैंक, इन सबको बदले में आप क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे, क्या दोगे, इंटरेस्ट। और इसीलिए इन सभी को आप कंपनी के क्या मानते हो, क्रेडिटर मानते हो। अरे भाई साहब जो भी आपसे इंटरेस्ट लेने के लिए खड़ा है ना, वो सब आपके कंपनी के क्रेडिटर है। तो सर जो डिविडेंड लेता है, डिविडेंड कौन लेता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस, उनको हम ओनर बोलेंगे, और जो इंटरेस्ट मांगता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। नाउ बोरोड कैपिटल के क्या टाइप्स है, तो पहला टाइप है डिबेंचर। डिबेंचर इज यूज्ड टू इश्यू द लोन्स बाय गवर्नमेंट एंड कंपनी। डिबेंचर जो होता है एक तरीके का लोन इश्यू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डिबेंचर इज ऑफर्ड टू द पब्लिक for subscription in the same way to the issue of equity shares. The loan is issued at a fixed interest, debenture issued under the common seat of the company. जैसा शेयर इशू किया जाता है वैसे आपको डिबेंचर भी इशू करना है। बस फर्क क्या है, शेयर इशू करने पर आपको डिविडेंड मिलता था, डिबेंचर इशू करने पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। दोनों ही डिबेंचर सर्टिफिकेट पर मिलते हैं, एक को शेयर सर्टिफिकेट, एक को डिबेंचर सर्टिफिकेट, दोनों पे ही कंपनी के कॉमन सील होंगे, ठीक है। What are the features? अगर आपने शेयर्स और डिबेंचर का फीचर किया तो आपका फीचर्स करने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट देख लेते क्या है। जो बंदा कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाता है वो कंपनी का क्या बन जाता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड, पीरियोडिकल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पीरियोडिकल मतलब इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं भी है तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 रुपया या मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपीज या मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज में हो सकती है। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, भाई साहब कंपनी अगर आप बंद कर रहे हो तो कंपनी लिक्विडेट करने के टाइम पे आप सारे एसेट्स बेचोगे, एसेट बेचने का लायबिलिटी जब पेड ऑफ करने का टाइम आएगा ना, तो डिबेंचर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। नो वोटिंग राइट, अरे भाई साहब आपको रिपेमेंट मिल रहा है, यस, आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, यस, तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। उसके बाद सिक्योरिटी, डिबेंचर जो होता है, मान लो मैंने कंपनी के डिबेंचर इशू किया तो मैं कंपनी के डिबेंचर दूंगा, बदले में आप मुझे क्या दोगे, पैसे दोगे। तो देने के टाइम पर आप मुझे जब पैसा दोगे तो मैं कंपनी का कोई भी असेट आपके पास गिरवी रख सकता हूं, इसलिए सिक्योरिटी, मॉर्गेज। क्रेडिटर, कंपनी के अंदर जो डिबेंचर खरीदता है वो कंपनी का क्या होता है, क्रेडिटर। क्योंकि मैं आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं आपके पैसे को एज ए लोन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं और बदले में आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। लिस्टिंग, जो दिखे अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो ही आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो, तभी आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो, तभी आप बॉन्ड इश्यू कर सकते हो, तभी आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के क्या टाइप्स है, पहला रेडीमेबल, इररेडीमेबल, हमने पढ़ा है, प्रेफरेंस में पढ़ा था। अरे भाई साहब आपके डिबेंचर का पैसा मैं आपको रिटर्न कर दूंगा कुछ समय के बाद, रेडीमेबल। कंपनी ने डिबेंचर दिया, बदले में पैसा लिया, मैं आपका पैसा आपको कुछ समय बाद रिटर्न करने वाला हूं, रिपेमेंट इज पॉसिबल, रिपेमेंट इज पॉसिबल, रेडीमेबल।
रिपेमेंट इज नॉट पॉसिबल, रिपेमेंट नहीं दूंगा, इररिडीमेबल, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, अंडरस्टूड। उसके बाद कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, आपके डिबेंचर्स एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद इक्विटी में कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्टेबल। आपके डिबेंचर्स स्पेसिफिक पीरियड के बाद इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉन कन्वर्टेबल, सिंपल। सिक्योर्ड डिबेंचर्स, अरे मैंने आपको डिबेंचर दिया, बदले में आपसे पैसा लिया, पैसा लेते समय मैंने अपने कंपनी के कोई भी असेट आपके पास गिरवी रखा, सिक्योर्ड। मैंने आपसे पैसा लिया लेकिन बदले में कोई भी असेट गिरवी नहीं रखा, अनसिक्योर्ड। मतलब यू कैन नॉट चार्ज ऑन असेट, मैंने आपके पास जो गिरवी रखा वो सिक्योर्ड डिबेंचर, आप पैसा वसूल करने के लिए उस पर असेट पर चार्ज कर सकते हो, अनसिक्योर्ड मतलब गिरवी रखा ही नहीं। उसके बाद रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है, जब डिबेंचर्स के उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जब उसके रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के अंदर का उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, एड्रेस, नाम धाम काम सब कुछ मेंशन है, सारी चीजें मेंशन है, तो भाई साहब वो रजिस्टर्ड डिबेंचर है। जब किसी भी डिबेंचर होल्डर ने डिबेंचर लिया तो है लेकिन उसका कोई भी नाम इश्यू नहीं है, नाम नहीं मेंशन है, यानी वो बेरर सर्टिफिकेट लेकर गया है, तो उसको हम बोलते हैं अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स, अंडरस्टूड। क्या बोल रहा हूं कि रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आपका नाम वाम सब रजिस्टर्ड है, आपका नाम वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब आप बोरोड कैपिटल के लिए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हो। सर डिपॉजिट क्या होता है, ये डिपॉजिट जो होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी जिसकी टाइम पीरियड होते है 6 महीने से लेकर 3 साल तक, 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के अंदर अगर आपको शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आपके पास डिबेंचर लिमिट नहीं है तो आप डिपॉजिट भी इशू कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप पब्लिक के पास जाते हो, आप पब्लिक को डिपॉजिट खरीदने के लिए कहते हो, कंपनी पब्लिक आपको पैसा देती है, बदले में आप उसको डिपॉजिट रिसिप्ट देते हो, उसको आप डिपॉजिट देते हो जिसकी लॉकिंग पीरियड 3 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की हो सकती है। बदले में वो भाई साहब को क्या मिलने वाला है, बदले में उस भाई साहब को आप इंटरेस्ट देने वाले हो, अंडरस्टूड। ना आ जाओ नेक्स्ट, बॉन्ड्स। नेक्स्ट वाले पार्ट में आ जाओ, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है सर, बॉन्ड मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी। बॉन्ड क्या है, एक तरीके की डेप्ट सिक्योरिटी है जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों इशू करती है। इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनको पैसा रेज करना होता है। क्यों रेस करना होता है, ताकि वो नए प्लांट्स को ला सके, बिजनेस को ग्रो कर सके। और जो बॉन्ड होल्डर होता है वो कंपनी का क्या बनता है, क्रेडिटर, और इनको बदले में क्या दिया जाता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। किस पर, उनके प्रिंसिपल अमाउंट पर, उनके प्रिंसिपल अमाउंट पर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। भाई साहब इन इंडिया के अंदर जब पब्लिक कंपनी, ठीक है, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में डील करती है, जैसे बीएसई में पैसा लगाएगी, एनएससी के थ्रू हम लोग पैसा रेज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, इंडिया के अंदर अगर आपको शेयर, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर पैसा लाना है तो आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जाते हो, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज होता है। लेकिन आप जब ग्लोबल लेवल पर जाते हो ना, ग्लोबलाइजेशन लेवल पर जाते हो ना, तो आपको फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी है। तो इन दैट केस टू लिस्ट शेयर ऑन दो स्टॉक एक्सचेंज हैज टू कंप्लाई द पॉलिसी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर आपको ग्लोबल लेवल पे पैसे रेज करने हैं तो आपको ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो इन दैट केस जब किसी भी तरीके की इंडियन कंपनी डायरेक्टली, क्या बोला मैंने, जब कोई किसी भी तरीके की इंडियन कंपनी किसी भी फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्टली अपने शेयर को लिस्टिंग नहीं कर सकती, उनको एडीआर और जीडीआर के थ्रू जाना पड़ता है। सर अमेरिका में करना है तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अदर देन अमेरिका करना था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और इनमें क्या होता है, डॉलर अपॉन यूरो, यानी डॉलर और यूरो में क्या होता है, इनका एक्सचेंज होता है। वापस समझ में आ रही बात, यानी अगर आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करो तो आपको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना जरूरी है। आप डायरेक्टली पैसा नहीं लगा सकते, आपको एडीआर के थ्रू जाना है। और अगर अमेरिका में जाना तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्लियर। ट्रेड क्रेडिट इस साल के लिए रिड्यूस्ड है, ठीक है,
उसके बाद लोन्स, ये सब तो आपको पता है। लोन्स क्या होता है? लोन एक तरीके का अमाउंट होता है जिसको हम कहां से रिसीव करते हैं? कमर्शियल बैंक से या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट लोन्स। ठीक है, ये भी एक तरीका क्या है? बोरोड कैपिटल। अच्छा, बदले में सर इनको क्या दिया जाता है? सर बदले में इनको क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। बैंक वाले हमें अलग अलग तरीके से लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मेरा बिजनेस है, बिजनेस का करंट अकाउंट है, तो वो मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है, कैश लोन की फैसिलिटी दे सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी दे सकता है, कैश क्रेडिट की फैसिलिटी दे सकता है। तो ये सारे के सारे तरीके क्या है? हमारे एक तरीके के बोरोड कैपिटल के पार्ट है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस शॉर्ट वीडियो में, वन शॉट लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है या आप चाहते हो कि कोई चैप्टर पहले में लूं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट सीरीज की प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। आप उसको देखकर अपना एडवांटेज ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।